रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डिफरेंट मीटिंग्स की बात की थी और 6 मीटिंग्स को हमने असेस किया कि किस तरह से सुपरवाइजर्स उन मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हुए परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, और इसको डायरेक्टली हम बात करें तो हु शुड प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स सामने आते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होनी चाहिए इस सारे प्रोसेस में। रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट करती है दैट एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग द सोर्सेज टू evaluate and also which performance dimension। बेसिकली अगर हम मोटिवेशन के एस्पेक्ट में एक थ्योरी को थोड़ा सा याद करें तो वी कैन टॉक अबाउट द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज टर्म्ड एज गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में मोटिवेशन के हवाले से एक बात ये की जाती है कि वो गोल्स जो कि म्यूचुअली डेवलप किए जाते हैं उनको अचीव करने की मोटिवेशन ज़्यादा होती है। एक और जो जॉब डिज़ाइन के हवाले से हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि गोल सेटिंग टेक्निक के तौर पे भी यूज़ होती है, MBO, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, विच इज स्टेटिंग कि बोथ द एम्प्लॉइज एंड द सुपरवाइजर्स मस्ट बी पार्ट ऑफ डेवलपिंग द गोल्स, अचीविंग द गोल्स, एंड दे आर ऑल्सो म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ गोल्स। इन थ्योरीज को ये बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करें तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको बड़ा ट्रू नज़र आता है कि अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतरीन अंदाज में रन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये सूटेबल हो सकता है कि एम्प्लॉय को हम इन्वॉल्व करें वाइल वी आर सेलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जिन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए। और फिर दूसरी चीज़ कि जो उसकी परफॉर्मेंस की डायमेंशंस हैं जिनको असेस किया जा रहा है, जैसे हमने दो मेथड्स को बात की थी कि रिजल्ट्स अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच को हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन से रिजल्ट्स हैं जिनको हम ले रहे हैं और कौन सी परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं जिनको हम इस सारे प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिजल्ट्स एंड बिहेवियर्स एज वेल। सो जब एम्प्लॉयज़ को हम इस सारे प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। सो व्हेन एम्प्लॉयज़ आर एक्टिवली इन्वॉल्व, पहली चीज़ आपको बेनिफिट के तौर पे क्या मिलती है कि हायर एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज हम इस सारे प्रोसेस का पार्ट थे कि क्या एवेलुएट किया जाना है, सोर्सेज ऑफ इवेलुएशन क्या होने हैं, परफॉर्मेंस कौन सी डायमेंशंस हैं जिन पर असेस किया जाना है। तो हमारे नॉलेज के साथ ही ये चीज़ें बनी हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनी हैं, तो हम उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज फॉर्म में देखते हैं। और दूसरी चीज़ है फेयरनेस ऑफ द सिस्टम, कि एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन के इनका सिस्टम जिसमें वो इन्वॉल्व हैं वो भी फेयर इनफ है, उसकी जो परसेप्शन है वो भी एनहांस होती है। देन अब बात करते हैं कि हु शुड प्रोवाइड द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। सो जब हमने अप्रेजल फॉर्म्स की बात की तो वो अप्रेजल फॉर्म्स डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं से फिल करते हैं और करवाते हैं जो इवेलुएटर्स इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो जो फॉर्म्स फिल हो रहे हैं एम्प्लॉय के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, दैट टॉपिक इज डिस्कस दैट हु शुड प्रोवाइड द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। उसमें हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आते हैं जिसके ऊपर हम इस लेक्चर में ज़रा डिटेल में भी बात करेंगे। पहला सोर्स है हमारे पास सुपरवाइजर्स, दूसरा सोर्स है हमारे पास पीयर्स, तीसरा सोर्स सबऑर्डिनेट्स, चौथा सोर्स सेल्फ इंडिविजुअल जिसकी हम परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कर रहे हैं, और पांचवा सोर्स हमारे पास एज कस्टमर। तो इन सोर्सेज को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर दीज सोर्सेज। और सेकंड एस्पेक्ट में हम ये बात भी करेंगे कि हर सोर्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ताकि हम इन डिफरेंट सोर्सेज को किस अंदाज में किस किस्म के परफॉर्मेंस असेसमेंट में यूज करें तो हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लेट्स गो इनटू द डिटेल। और सबसे पहले हम पहले सोर्स के ऊपर बात करते हैं सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स के हवाले से ये कहा जाता है कि सुपरवाइजर्स वो हैं लोग हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एम्प्लॉय के साथ परफॉर्मेंस की डिफरेंट डायमेंशंस को असेस करते हुए
और इवन इन डायमेंशंस को सेट करते हुए, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसी के ऊपर हमने क्या किया, परफॉर्मेंस को बेस किया. सो दे कैन प्रोवाइड अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसके एडवांटेजेस क्या आपको मिलते हैं? बिकॉज आपके सुपरवाइजर्स इज बेस्ट पोजिशन टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक गोल्स. सो पहला एडवांटेज सुपरवाइजर्स को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करने का ये है कि वो बेहतरीन सूरत हाल में मौजूद होते हैं, बिकॉज उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज वो कर रहे होते हैं. जैसे इसकी एग्जांपल छोटी सी क्रिएट करते हैं, मैं आपके लिए एक हिरार्की सी बनाता हूँ. तो ये अगर सुपरवाइज़र एक है और ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट 1 2 3 4 चलेंगे. अब ये डायरेक्टली आंसरेबल हैं अपने सुपरवाइज़र को. इनकी परफॉर्मेंस में अगर कमी आती है तो ओवरऑल सुपरवाइजर्स के टारगेट्स और गोल्स पूरे नहीं हो सकते. सो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की सुपरवाइज़र के साथ एवरीडे बिहेवियर में रहती है. सो उनका सुपरवाइज़र बेस्ट पोजीशन में है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके. दूसरा एस्पेक्ट जो आपको नज़र आता है वो किसका नज़र आता है कि आपका सुपरवाइज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के एस्पेक्ट में उन गोल्स को अचीव करने के लिए जिसके लिए उसको हायर किया गया. उन गोल्स को अगर हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. सो ही इज़ इन द बेस्ट पोजीशन कि वो स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी मद्देनज़र रख सकता है और उसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो इन द बेस्ट पोजीशन टू इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. सो ये तो आपको कुछ एडवांटेज नज़र आ गए जो कि सुपरवाइजर्स के साथ आपको एसोसिएट करते हुए नज़र आते हैं. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एडवांटेज के ऊपर, और वो एडवांटेज है मेक डिसीजंस अबाउट रिवॉर्ड्स. जब भी हम बात करते हैं रिवॉर्ड्स की तो उसमें डायरेक्ट इनटेक लिया जाता है अबाउट द सुपरवाइज़र कि सुपरवाइज़र किस हद तक किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट कर रहा है और उसके साथ वो रिवॉर्ड्स के हवाले से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो है मेक डिसीजंस अबाउट रिवॉर्ड्स. जो एम्प्लॉय के रिवॉर्ड के डिसीजन होते हैं बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस और उसकी रेटिंग्स के, वो वेरी करते हैं. दोज हु हैव परफॉर्म्ड वेल और रेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइट get more rewards than those who are ordinary performers, or some of them might not be getting any reward. So supervisors की जो information है उसकी बेस के ऊपर reward के decisions हायर मैनेजमेंट की तरफ से भी लिए जाते हैं. So supervisors directly performance को assess कर रहे हैं. They are in direct relationship of deciding about rewards, that what reward should be awarded to an employee. सो एज अ होल भी वो इस बेटर पोजीशन में है कि वो इस डिसीजन में कंट्रीब्यूट कर सकें और वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को बेहतरीन रिवॉर्ड्स दिलाकर जो फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं. देन हम बात करते हैं कि इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. सुपरवाइजर्स में नॉट बी एबल टू डायरेक्टली ऑब्जर्व परफॉर्मेंस. जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स के हवाले से कि अगर ये ही एक सुपरवाइज़र जो सेल्स सुपरवाइज़र है वो ऑल टाइम इन सब की परफॉर्मेंस को नहीं देख रहा, ठीक है, कभी वो एक की परफॉर्मेंस को देखता है तो कभी दूसरे के साथ होता है, कभी तीसरे के साथ होता है. सो एट टाइम्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स जिसमें सुपरवाइजर्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को असेस नहीं कर पा रहे होते, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते. तो वहाँ पर आपके सुपरवाइजर्स माइट नॉट बी इन दैट मच वेरी गुड पोजीशन कि वो परफॉर्मेंस के ऊपर उस तरह से कमेंट कर सकें. लाइक दे माइट बी डिपेंडेंट मोर अपॉन रिजल्ट्स रादर देन द बिहेवियर्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक डेफिशिएंसी फील होती है कि सुपरवाइजर्स माइट बी इन अ पोजीशन जहाँ पर सुपरवाइजर्स माइट बी इन अ पोजीशन जहाँ पर वो उस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. देन सेकंड एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन मे बी बायस्ड. ये आपको प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज बहुत सारी अदर टेक्निक्स के साथ भी मिलता है जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वो क्या हो सकते हैं कि जैसे
इफ़ वन एम्प्लॉय इज़ वेरी गुड वन, चलें ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि उसकी एक करेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर उसको अच्छा समझ रहा हूँ तो मैं अदर करेक्टरिस्टिक्स पे भी उसको अच्छी रेटिंग्स दे रहा हूँ. सो एट टाइम्स आपको बाइसेस नज़र आ सकती हैं सुपरवाइजर्स की तरफ से परफॉर्मेंस एवेलुएशंस में. नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स नज़र आता है दैट इज़ द पीयर्स. पीयर्स कौन है? दोज हु आर वर्किंग विद द एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल. हमारा दूसरा सोर्स इंफॉर्मेशन का जो होता है वो पीयर्स हो सकते हैं. इसका एडवांटेज क्या है कि असेस टीम वर्क. फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये एक टीम फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उस टीम में काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. चलें जी, ये 6 एम्प्लॉयज़ हैं जो इकट्ठे काम कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल अपने रोल में परफॉर्म कर रहा है. ईच एम्प्लॉयज़ वर्क इज़ डिपेंडेंट अपॉन द अदर वन. सो इसका मतलब क्या है कि इफ़ दे आर नॉट वर्किंग एज अ होल, एज अ टीम, तो वो शायद टास्क को अचीव नहीं कर पा रहे. सो इस सूरत में डिपेंडेंसी इस सारे प्रोसेस का करेक्टरिस्टिक बनती है. इस सूरत हाल में टीम वर्क असेसमेंट के लिए आपके पीयर्स ज़्यादा अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस असेसमेंट्स दे सकते हैं. डिसएडवांटेजेस पीयर्स का क्या आ जाता है कि पॉसिबल फ्रेंडशिप बायस हो सकती है. फॉर इंस्टेंस इफ दिस वन इज़ मोर रिलेटेड विद दीज 2 एम्प्लॉयज़ रादर देन अदर 3, तो ये इन दोनों की रेटिंग मोर पॉजिटिव दे दे, ठीक है, और इनकी रेटिंग्स नेगेटिव दे दे. सो ये बायसेस आपके पास हो सकती हैं विच कैन बी बेस्ड अपॉन फ्रेंडशिप. मे बी लेस डिस्क्रिमिनेटिंग. डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज पीयर्स हैं, एक दूसरे के साथ तमाम एक दूसरे को अच्छा रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस डिस्क्रिमिनेशंस आपको उस तरह से इस सारे प्रोसेस में शायद नज़र ना आए. देन हमारे पास तीसरा सोर्स है, वो है हमारे सबॉर्डिनेट्स. यानी एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उससे लोअर लेवल के ऊपर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, दे माइट बी रैंकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सुपरवाइजर्स. सो एडवांटेज इसका क्या नज़र आता है कि एक्यूरेट व्हेन यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल पर्पस. तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि फॉर इंस्टेंस इफ़ एन एम्प्लॉयज़ सबॉर्डिनेट्स इज़ नॉट फाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सम स्पेसिफिक मैटर्स, तो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये वो एरिया है जिस पे एम्प्लॉय को गाइडलाइन नहीं मिल रही. गाइडलाइन मिलने की कई रीजंस हो सकती हैं. बायसनेस भी हो सकती है, कोई ये भी रीजंस हो सकती हैं कि जो उसका सुपरवाइज़र है ही इज़ नॉट वेल ट्रेंड अबाउट इट, वेल इंफॉर्मेटिव और डजेंट हैव दैट स्पेसिफिक नॉलेज एरिया. तो जो इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसीज़ की वहाँ पर मिलती है उन पे डेवलपमेंट एस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं फॉर द सुपरवाइजर्स. देन गुड पोजीशन टू असेस सम कॉम्पिटेंसीज. जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं टीम वर्क कॉम्पिटेंसी, मैं बात करता हूँ लीडरशिप की. चलें जी, ये वो कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि एवरीडे वर्क में किसी भी सुपरवाइजर्स को एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं. सो आपके सबॉर्डिनेट्स इस अच्छी सिचुएशन में हैं जहाँ पे वो आपकी लीडरशिप कॉम्पिटेंसी को, आपकी टीम वर्क को, कम्युनिकेशन को, इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर रेटिंग्स प्रोवाइड की जा सकती हैं. सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबॉर्डिनेट सोर्स. डिसएडवांटेज आपको क्या नज़र आते हैं? इन्फ्लेटेड व्हेन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. जो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से गैदर कर रहे हैं अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा तो फॉर इंस्टेंस इफ आई एम द सबॉर्डिनेट ऑफ माई बॉस एंड आई माइट बी रेटिंग हिम वेरी गुड सो दैट ही विल फाइंड आउट कि जी मैंने उसको अच्छा रेट किया तो उसकी बेस के ऊपर मुझे बेनिफिट्स मिल सकते हैं वट एवर. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में ये जो परफॉर्मेंस रेटिंग्स हैं वो ट्रू नहीं भी हो सकती, रादर देम आर मोर इन्फ्लेटेड. मे फियर रिटेलिएशन और कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ की. यहाँ पर जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे पता लगता है मेरे किसी एम्प्लॉय ने मुझे लो रेटिंग्स दी हैं, तो हो सकता है मैं कल को उसको इतना अच्छा ट्रीट ना करूँ. सो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी एक मैटर हो सकता है कि इफ़ कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ देयर देन इट्स ओके, इफ़ नॉट देयर तो रिटेलिएशन के चांसेस बन सकते हैं जहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी एम्प्लॉय को फेस करने पड़ सकते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द सुपरवाइज़र. देन है सेल्फ.
यानी एक इंडिविजुअल सेल्फ अप्रेजल में इन्वॉल्व हो रहा है और वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद दे रहा है। लाइक जो क्वेश्चनर हमने दूसरे लोगों से फिल करवाया वही इंडिविजुअल ने भी फिल किया। सो एडवांटेज क्या है? इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन। सो दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक असेसमेंट जो किसी दूसरे की तरफ से आई और एक जो मैं अपनी ज़ाती असेसमेंट रखता हूँ। सो जब मैं ज़ाती असेसमेंट अपनी रखता हूँ तो उसकी एक्सेप्टेंस भी मेरे लिए निस्बतन ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ है डिक्रीज्ड डिफेंसिवनेस ड्यूरिंग अप्रेजल इंटरव्यू, कि जब हम इंफॉर्मेशन फीडबैक ले रहे हैं उस फीडबैक में डिफेंसिव अप्रोच फ्रॉम द साइड ऑफ द सेल्फ वो भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने जब अपने आप को खुद असेस किया हुआ है और ख़ुद रेट किया हुआ है तो मोर एक्सेप्टेंस के चांसेस आपको जैसे इंक्रीज़ होते हैं, तो डेफिनेटली डिफेंसिवनेस भी निस्बतन कम हो सकती है। गुड पोजीशन टू ट्रैक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग रिव्यू पीरियड। सो एक इंडिविजुअल के पास ये भी चांस नज़र आता है कि वो एक अच्छी पोजीशन में है कि वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को उस रिव्यू पीरियड, चाहे वो 6 मंथ्स का था, चाहे वो 3 मंथ्स का था या एनुअल रिव्यू था, उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है कि वेदर दे आर ऑन द राइट पाथ और नॉट, विच विल अल्टीमेटली लीड हिम टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज इसका क्या नज़र आता है कि मे बी मोर लीनियंट एंड बायस्ड, सेल्फ सर्विंग बायसेस। ठीक है, सो आपको क्या नज़र आता है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूँगा तो मैं अपने आप को अच्छा कहूँगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ के हवाले से मोर लीनियंट आपको इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं अपनी ज़ात के बारे में, मोर बायस्ड कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हमें नज़र आ सकता है। देन हमारे पास अगला सोर्स जो बनता है वो है कस्टमर। कस्टमर हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, एक्सटर्नल कस्टमर और इंटरनल कस्टमर। इसके एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉयज़ बिकम मोर फोकस्ड ऑन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज जब हमें कस्टमर फीडबैक मिल रहा होता है तो हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का आइडिया भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाता है। सो इस इंफॉर्मेशन का एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि एम्प्लॉय का फोकस ज़्यादा हो सकता है ऑन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, यानी जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस रखता है उसी के ऊपर हम अपनी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को डिज़ाइन करते हुए उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? दैट इज़ टाइम and also the money, because at times customer को contact करना it is time consuming and then expenses भी इस सारे process में आपको raised नज़र आ सकते हैं। So हम देखते हैं disagreement across different sources क्या आ सकते हैं। Expect, एक तो पहली चीज़ आ गई कि जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज ले रहे हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं। इंश्योर एम्प्लॉय रिसीव्स फीडबैक बाय सोर्स और असाइन डिफरेंशियल वेट्स टू स्कोर्स बाय सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्टेंस। एक पहली चीज़ जो हमें इसके साथ रिलेट करते हुए नज़र आती है कि एज अ होल इस सारे प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो सिंगल सोर्स विच इज़ गुड, बट हमें क्या करना चाहिए? मल्टीपल सोर्सेज को यूटिलाइज़ करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर ए पर्सन की रेटिंग ली जा रही है तो हमने किससे लिया? सुपरवाइज़र से भी लिया और पीयर से भी लिया, ठीक है। और तीसरा सोर्स उसका सेल्फ का हो गया। अब ओवरऑल असेसमेंट में रेटिंग, सुपरवाइज़र की रेटिंग 70%, पीयर की रेटिंग 25%, 5% रेटिंग सेल्फ, और ये उसकी टोटल रैंकिंग बन गई। मैंने एग्जाम्पल वैसे क्रिएट कर लिए। अब वो कहते हैं कि डिफरेंशियल वेट्स असाइन किए जाने चाहिए टू द स्कोर्स, जैसे मैंने यहाँ पर ये किए हैं, बाय सोर्स डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस। कुछ जॉब्स में आपका सुपरवाइज़र बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, किसी और सोर्स में आपका कस्टमर दे सकता है, तो किसी और सोर्स में आपके पीयर्स ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो उन बेसिस के ऊपर आप इंफॉर्मेशन के डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ भी कर सकते हैं। सो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आप बुक रीडिंग के थ्रू भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे हमने हमारे पास मोर डाटा एंड विद सम एग्जांपल्स आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि हम किन किन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ अप्रेजल के हवाले से एक दो बातें हैं, उसको हम एडिशनली शामिल करने की कोशिश करेंगे। डिसएग्रीमेंट अबाउट द सोर्सेज है, उसको ऊपर भी ग्रीवेंसेस जो हैं वो देखी जा सकती हैं, इसके लिए ग्रीवेंस सिस्टम भी बनाया जाता है। खैर, सो
इसको कंक्लूड करते हैं बाय एडिंग सम extra information regarding self appraisals. Quality of the self appraisal is dependent upon few points, like first है कि हम यूज़ करें comparative as information को. पहली चीज़ कि comparative information को यूज़ किया जाए as a source of information. So this is the first element. Use comparative as opposed to absolute measurement system. Allow employees to practice their self-rating skills. Assure confidentiality. Emphasize the future. So ये कुछ suggestions हैं जो self appraisal को ज़्यादा बेहतर contributory practice के तौर पे बना सकती हैं. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.